कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो बाएं मूलाधार को स्वच्छ रखना अपने अंदर की गहनता को पाना है। हम चाहते हैं कि भाई हमारी श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े, गहनता बढ़े। कैसे बढ़ेगी? ये तभी बढ़ेगी जब हमारा बायां मूलाधार, यहाँ तक कि सेंट्रल राइट मूलाधार, तीनों ही मूलाधार चक्र हमारे क्लियर हो। तो नियम बना लें कि रोज हमें अपना मूलाधार चक्र इसी तरह क्लियर करना है। अब आती है नंबर हमारा बाएं स्वाधिष्ठान पर। बायां स्वाधिष्ठान अगर किसी भी गलत गुरु के पास चले गए या कहीं भी ऐसी जगह चले गए जहां काफी नेगेटिविटी है, तो बायां स्वाधिष्ठान की ब्लॉकेज के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो बाएं स्वाधिष्ठान को भी हमें क्लियर करना चाहिए। इसका हमें अपनी वाइब्रेटरी अवेयरनेस से पता करना होगा कि हमारा बायां स्वाधिष्ठान किस तरह है। और बहुत ही आसान है, गहन ध्यान करना, मेडिटेशन करना, उसी से हमारा बायां स्वाधिष्ठान भी ठीक हो सकता है। तीसरा नंबर आता है बाई नाभि। बाई नाभि आते ही हम सब के दिमाग में आता है कि ग्रह लक्ष्मी, कि ये तो ग्रह लक्ष्मी तत्व है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये ग्रह लक्ष्मी तत्व ईश्वर ने हम सब इंसानों के अंदर क्यों स्थापित किया? इसलिए स्थापित किया कि हम अपनी अंदर की घृणा को कम करके अपने अंदर प्रेम की शक्ति को जागृत करें। अगर ये बाया नाभि चक्र ईश्वर ने नहीं बनाया होता तो इस संसार में घृणा एक बर्फ की तरह जम जाती, जहां कोई हलचल कभी भी नहीं हो सकती थी। तो ये बाई नाभि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई नाभि से ही लिवर पर भी इफेक्ट आता है और इसी से हमारे अंदर एलर्जी वगैरह कई प्रॉब्लम आते हैं। तो ये है बायां नाभि चक्र। और हर चक्र को स्वच्छ करना हो तो मेडिटेशन से बढ़िया कोई जरिया नहीं है। ये बात मैं आपको बार बार बताऊंगी। हम कहते हैं कैंडल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब करो, ठीक है, जहां जरूरत पड़ती है तो ये भी सब चीज कर डाली, लेकिन अल्टीमेटली जो ध्यान है वही काम आता है। और ध्यान की गहनता ही हमें हमारी सारी नकारात्मक शक्तियों से हमारा पीछा छुड़ाता है। अब बायां भाव सागर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलत गुरुओं के पास जिन्होंने ज्यादा चक्कर लगाए हैं, जो खोज ही रहे हैं, तो हर जगह इंसान गया ही है। तो ये भी सब हमें जरूर क्लियर करना चाहिए। और क्लियर करने के तरीके हम लोग जानते हैं कि हम आदि गुरु दत्तात्रेय के नाम लें, वहां हाथ रखकर गणेश अथर्वशीष पढ़ें। हर चक्र को ठीक करने का एक सिंपल उपाय ये भी है कि लेफ्ट हैंड खोल दें और राइट हैंड को उस अफेक्टेड चक्र के ऊपर रखकर गणेश अथर्वशीष पढ़ा जाए। मैं तो सब लोगों को यही बताती हूँ कि हमारे सहज योग में श्री गणेश अथर्वशीष जो है वो एंटीबायोटिक का काम करता है। कहीं कोई तकलीफ हो, हाथ रखा, गणेश अथर्वशीष पढ़ लिया और हम ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो लेफ्ट हार्ट का। तो हम सब स्त्रियां, हम घर के साज संभाल में सब में इतने बिजी रहते हैं कि कभी हो सकता है हम में से कई बहनों के पास टाइम कम हो, उनके बच्चे छोटे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जितना भी टाइम है उसमें लेफ्ट हार्ट पर ध्यान करना बहुत जरूरी है। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि मैं वही शिव तत्व हूँ, मैं वही शिव तत्व हूँ, मैं वही प्रेम तत्व हूँ, मैं वही प्रेम तत्व हूँ। तो श्री माता जी का आह्वान करना लेफ्ट हार्ट पर, क्षमा मांगना और इस सेंटर अपने लेफ्ट हार्ट को क्लियर करना, इससे पूरी ही ईड़ा नाड़ी हमारी क्लियर होती है। ईड़ा नाड़ी क्लियर होती है श्री शिव पार्वती के मंत्र से और लेफ्ट हार्ट पर ध्यान देने से, क्योंकि वही इसके संचालक हैं हमारी लेफ्ट नाड़ी के। और अब जो नंबर आता है वो है लेफ्ट विशुद्धि का, कि भाई दोष भाव आए तो लेफ्ट विशुद्धि हमारी खराब हो चुकी। इस लेफ्ट विशुद्धि के देवी कौन है? श्री विष्णु माया माता। ये श्री विष्णु माया हम जानते हैं कि ये कन्या रूप में थी। श्री महाकाली ने जब राक्षसों को मारा तो उन्होंने काली को पैदा किया और काली को सारे हथियार दिए और कहा कि तुम जाकर राक्षसों का वध करो। उसी काली का अवतार है ये श्री विष्णु माया। तो श्री विष्णु माया पवित्रता
और अबोधिता से ही हमारा बायां विशुद्धि क्लियर होता है। किसी को भी अगर बाएं विशुद्धि की प्रॉब्लम है तो पहले अपना बायां मूलाधार चक्र क्लियर करें, उसके बाद ये बाईं विशुद्धि। और आप सब जानते होंगे कि एक अष्टकमल दल हमारे मस्तिष्क में खिलता है। वो कहाँ से उठता है? लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट विशुद्धि और फिर मस्तिष्क। तो इन दोनों चक्रों का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको हमें क्लियर करना चाहिए। अब नंबर आता है लेफ्ट आज्ञा का, और ये हम सब जानते ही हैं, मुझे शायद कहने की ज़रूरत नहीं है कि श्री माता जी हम निर्दोष हैं, ये यहाँ कहना होता है। ये अफर्मेशंस वगैरह तो हम लोग सब जानते हैं। अब ये जो बाईं आज्ञा की बात है, बाईं आज्ञा कब खराब होती है? ये है हमारे पिछले जन्मों के भी सारी की हुई गलतियां भी हमारे बाएं आज्ञा चक्र में, या कहें कि बैक आज्ञा के अंदर मौजूद होती है। तो इस चक्र को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो चक्र हैं, जैसे लाइक बायां नाभि है और एक ये बाईं आज्ञा, ये सबसे बाद में क्लियर होती है। तो इसको हमें अनवरत अक्सर क्लियर करना चाहिए कि इसे क्लियर करें। अब ये जो बाईं आज्ञा है, ये इस तरह भी खराब हो जाती है कि हमने किसी से उसके अतीत के यानी पास्ट की बातें सुन ली। कई लोगों को बहुत शौक होता है अपनी पिछली सारी बातें बताने का, और जो इंसान उसे सुनता है उसका भी ये लेफ्ट आज्ञा, लेफ्ट विशुद्धि सब वो पकड़े जाते हैं अच्छे से। तो अगर बहुत ज़रूरी है सुनना तो भी निर्विचारिता में सुने, अदरवाइज अपने अंदर, अपने इस बैग के अंदर बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आपस में बेकार की बातें कभी भी ना करें। बात करें तो सिर्फ ध्यान की, सहजयोग की, सहजयोग के प्रचार प्रसार की। ये तो हुआ पूरा बायां जो ईड़ा नाड़ी है उसके बारे में हमने बहुत जल्दी में शॉर्ट में बात करी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो लेडीज का एक और चक्र है जो बिगड़ता है बहुत ज़्यादा, वो है सेंट्रल हार्ट का। सेंट्रल हार्ट जो है वो औरत का मन बहुत ही कोमल होता है। कोई भी उसके पर कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है, तो उसका सेंट्रल हार्ट हमेशा रुक जाता है, वहाँ भारीपन उसे महसूस होता है। ऐसे कई लोगों को हमने देखा है अपने इस सहज जीवन में, बहुत लोगों को देखा है। तो सेंट्रल हार्ट को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके तरीके हैं जय जगदम बोलना और डीप ब्रीदिंग। इन सब से सेंट्रल हार्ट ठीक होगा। और ये हम सबको याद रखना चाहिए कि अगर हमारे कोई भी चक्र में कोई खराबी है और हमने उसे समय पर ठीक नहीं किया तो वो बीमारियों के रूप में हमारे शरीर पर दिखाई देंगी। जैसे सेंट्रल हार्ट अगर हमने अपना ठीक नहीं किया तो ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। पल्पिटेशन वगैरह भी इसी से होता है। कॉन्फिडेंस में कमी होती है। आप कोई भी काम करना चाहें तो सही काम आपसे कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए अपने सेंट्रल हार्ट का हमें ध्यान रखना है। और ये हमारी जो सहज योग की नींव है, ये बालू मिट्टी पर बनी हुई ना हो, ये बनी होनी चाहिए चट्टान पर, जो चाहे कितना भी तूफान आए ये हिले नहीं, लड़खड़ाए नहीं। और इस नींव को पक्का करते हैं श्री गणेश। श्री गणेश का ध्यान करना ही अपनी नींव को पक्का करना होता है। और हमें हमेशा अपने आप को से ये कहना है, एक जैसे हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट अपने आप को देते हैं कि भाई हम ऐसे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ये देना चाहिए कि मुझे कभी कोई नाराज नहीं कर सकता, मुझे कभी किसी बात से तकलीफ हो ही नहीं सकती, कौन मुझे नाराज कर सकता है। अगर इस तरह का एटीट्यूड हमारा हो तो वाकई वो काम करेगा। हो सकता है एक बार में ना करे, 2 बार में ना करे, लेकिन जब मेडिटेशन के टाइम कोई भी बात हम श्री माता जी से मांगते हैं या दोहराते हैं तो वो वाला काम हमारे साथ हो जाता है। वो धीरे धीरे हमारे अंदर उतरने लगता है और हम उसे कर पाते हैं। और श्री माता जी ने सदैव एक बात कही है कि कभी भी कोई भी तकलीफ हो, अपने आप को कमज़ोर पाओ तो ये कहो
कि श्री माता जी अगर हमारी जगह होती तो वो क्या करती। तो हम ये कहेंगे कि श्री माता जी तो युक्ति जानती है, हम कहाँ युक्ति जानते हैं। कोई बात नहीं, युक्ति नहीं जानते तो हमें श्री माता जी के विवेक के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। कोई भी तकलीफ हो, माँ से कहें, माँ हमारा तो विवेक अभी काम नहीं कर रहा है, हम स्वयं को आपके विवेक के प्रति समर्पित करते हैं। तो ये एक छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने ये जो बातें मुझे अभी समझ में आई कि हमें ये बात करनी चाहिए, तो वो अभी हमने करी। इसी तरह राइट साइड के भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो ज़्यादा इंसान को परेशान नहीं करते जितना लेफ्ट साइड परेशान करता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि लेफ्ट चैनल के कोई भी चक्र अगर गड़बड़ है, किसी बात से हमें डर लग रहा है, हमें ये महसूस हो कि ध्यान का मन नहीं है या हमें डर लग रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी लेफ्ट नाड़ी में कोई ना कोई परेशानी आई है। तो हमें बहुत ही केयरफुली अपनी ईड़ा नाड़ी को उसी वक्त क्लियर कर लेना चाहिए ताकि हमें कोई परेशानी ना आए और हमारा ध्यान हमेशा अच्छी तरह लगा रहे। ध्यान अच्छा होगा तो गहराई बढ़ेगी, श्री माता जी के प्रति समर्पण बढ़ेगा। और ये जो कहा जाता है कि भाई नारी घर संभालने के अलावा प्रचार प्रसार करे, तो हाँ वाकई करना चाहिए, क्यों नहीं करे, लेकिन इसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत है। तो जितना सेंट्रल हार्ट मजबूत होगा उतना ही हम काम करेंगे, जितना अच्छा मेडिटेशन होगा उतना ही अच्छा काम करेंगे। अगर ध्यान धारणा सही नहीं है तो कोई भी काम सहयोग में नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना जीवन तो क्या दूसरे का भी जीवन संवार सकते हैं। तो सदा इन बातों का ध्यान रखें। एक और बात लास्ट में कहना चाहूंगी कि जब भी कभी हम मेडिटेशन करते हैं और अटेंशन हमारा सहस्त्रार तक आता है, तो उस सहस्त्रार से थोड़ा अपने अटेंशन को ऊंचा ले जाने की कोशिश करें। धीरे धीरे हो सकता है शुरू में थोड़ा जाए, 1 इंच 2 इंच 4 इंच, लेकिन जितना ये अटेंशन ऊपर जाएगा उतना ही आसान होगा हम लोगों का निर्विकल्प अवस्था की ओर बढ़ना। और जब उस अवस्था में हम जाते हैं तो हमारे ये सारी जो बातें अभी हो रही है कि चक्रों में ब्लॉकेज है या चक्र में ये परेशानी है या ऐसा हो गया या वहां से हमने कोई कैच ले लिया, तो वो सब जो है उसी समय निकल जाता है, क्योंकि सहस्त्रार के माध्यम से हर परेशानी हर तकलीफ यहां से बाहर चली जाती है। ठीक। जय श्री माता जी। नारी शोभा है, संतोष है, त्यागी है। नारी दीप है, संसार की निर्माता है। नारी शक्ति है, जननी है, विराट है। नारी के कारण ही संसार जैसा ठाठ है। थैंक यू वेरी मच हेमा जी। अब हम उच्च संस्थानों में सहयोग का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इस पर बोलने के लिए श्री महेश धांडेकर जी आए और वो अपने विचार रखें। जय श्री माता जी। कहां से आवाज आई समझ में ही नहीं आया। हृदय खोलकर एक बार बोले जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेंडॉल में विराजमान हमारी माँ आदिशक्ति और उन सबके बेटे बच्चियां, आप सब लोग योगीजन, तो इस पेंडॉल में बैठे हुए योगीजन और दोपहर के भोजन को शरण जाकर जो योग निद्रा में चले गए वो सारे महायोगीजन,
जो अपने अपने पेंडॉल में अभी निद्रा देवी के शरण है, उनको भी मैं संबोधित करता हूं। सबका इस सेशन में स्वागत है। अभी अभी आंटी ने एक बड़ी दुरुस्त बात आप को बताई महिला शक्तियों के बारे में। मैं नागपुर से हूं, महाराष्ट्र से हूं। उससे संबंधित एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। हम जब युवा शक्ति थे, मैंने अभी भी मैं अपने आप को युवा ही कहलाता हूं, आप बालों पर मत जाइएगा मेरे। तो हमारी जो राखी सिस्टर है नागपुर से, उनकी जब शादी हुई तो नॉन सहेजी फैमिली में शादी हुई, और जहां शादी हुई वो एक बड़े कट्टरपंथी लोग हैं, किसी पंथ को मानते हैं, हिंदू धर्म की एक श्रद्धा रखने वाले कट्टरपंथी व्यक्ति हैं। और उन्होंने कहा कि भैया आप कैसा करें, तो हमने उनको बड़े प्रेम से समझाया कि बस धीरज रखिए, ये दिन बदल जाएंगे, आप पुनः इतनी ही एक्टिव हो जाएंगी जितनी आप युवा शक्ति थे उस वक्त थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज उनकी शादी को 2008 में तकरीबन उनकी शादी हुई। तब से उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से बांध के रखा है, ढाल के रखा है, और धीरे 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 उन्होंने अपने परिवार में जिस तरीके से सहयोग को ढाला है, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज नागपुर शहर में 60 ध्यान केंद्र चलते हैं, शहर और ग्रामीण मिलाकर के। 60 ध्यान केंद्र के प्रचार प्रसार की जो प्रमुख धुरा है वो हमारी इस बहन के हाथ में है। जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। तो जिस नारी शक्ति की बात अभी अभी दीदी ने हमें बताई, उन्हीं शक्ति के सूत्र को आगे पकड़ के हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बात उच्च शिक्षा संस्थानों में सहयोग के प्रचार प्रसार के बारे में है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पूरे देश में आप में से बहुत सारे लोग स्कूलों में प्रोग्राम करने जाते हैं। तो मैं जरा पता कर लूं, सबसे बात कर लूं कि क्या आप में से कितने लोग स्कूल में प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं? प्लीज हाथ ऊपर उठाइए। या कभी गए होंगे, चलिए उठ गए, कुछ हाथ उठ गए, कुछ उठ रहे हैं, उठ गए, कुछ बीच में अटके हैं। अच्छा, थैंक यू। भाइयों की तरफ एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको उनकी प्रामाणिकता के लिए भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत प्रामाणिकता से यह कह दिया कि नहीं, हम लोग नहीं जा पाए। तो जो लोग नहीं जा पाए हैं उन लोगों से मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आपने यदि अपने सहयोग जीवन में कभी यह प्रॉब्लम फेस किया हो कि सेंटर पे तो आता हूं पर सेंटर पे जो वाइब्रेशंस फील होते हैं वो घर में फील नहीं होते, या तो फिर पूजा में कभी कभार वाइब्रेशंस फील होते हैं पर वो घर के ध्यान में नहीं होते, या सेंटर में तो फील होते हैं पर कभी एक हाथ में आते हैं, कभी दूसरे हाथ में आते हैं, दोनों हाथ में उतने फील नहीं होते। ये प्रॉब्लम जिनको जिनको अपने सहज जीवन में लगती होगी, उन्होंने मेरा नम्र निवेदन स्वीकार कर लेना चाहिए कि गांठ बांध ले। यदि आप स्कूल और कॉलेजेस के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात आप करते हैं कि आप अपने गांव के या आप किसी और गांव में भी जाकर प्रचार प्रसार करें, शहर में प्रचार प्रसार करें। तो यदि आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो आप वहां के गणेश तत्व की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों को सहयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और श्री माता जी ने कहा है कि यदि हमको हमारे अंदर का गणेश तत्व सुनिश्चित करना है तो आप बच्चों की सेवा करिए। तो जब आप उस गणेश तत्व में सेवारत हो जाते हैं, यानी बच्चों को सहयोग में लाने के लिए आप कार्यरत हो जाते हैं, तब आपके अंदर का विराट जो आपके विशुद्धि में बैठा हुआ है वो अनायास प्रसन्न हो जाता है। और वो जब प्रसन्न हो जाता है तो उस विराट तत्व से जुड़े हुए दोनों हाथों में खूब भर भर के वाइब्रेशंस आपको आने लगते हैं। तो आप जरूर स्कूल्स और कॉलेजेस के पब्लिक प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें। मैं बड़ा आनंद होता है ये बताने में कि नेशनल ट्रस्ट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर के स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रोपोगेशन के लिए एक टीम बनाई है जो पूरे देश में इस काम में मदद करने, कलेक्टिविटी की मदद करने के लिए कार्यरत है। श्री माता जी की कृपा से अवसर हमें मिला है कि इस टीम में काम कर सके। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एक आपसे शेयर करना चाहेंगे कि अभी अभी हम लोग इंटरनेट पे देख रहे थे कि हमारे देश में जितना पॉपुलेशन है उसका 66% माने 66% पॉपुलेशन जो है वो 35 साल से कम है। अब इस 35 साल से कम वाले पॉपुलेशन को यदि हम सहयोग में लेकर आए या उनके लिए हम सहयोग प्रचार प्रसार का काम करें, तो आप सोचिए इन 66% जब अपना अपना घर बसाएंगे तो उतनी गृहिणियां उसमें जुड़ जाएंगी, उतने परिवार उसमें जुड़ जाएंगे,
उतना स्किल्ड युवक इस देश का हो जाएगा कि जो योगी होगा और इस देश को, जैसे श्री माता जी कहती हैं कि पूरे देश के कोने कोने में हमें सहयोग को लेकर जाना है, तो ये हमें बहुत आसानी से हम इसे टारगेट कर पाएंगे। पर आइए देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम हम करना चाहते हैं कि इतने युवाओं को हमें सहयोग में लाना है, तो हमें यूनिवर्सिटीज में जाना होगा, कॉलेजेस में जाना होगा। अब यहां सवाल यह उठता है कि हम में से कितने लोग कॉलेज के प्रोग्राम्स कंडक्ट करने या अटेंड करने जाते हैं? तो प्लीज हाथ उठाएं, कितने लोग कॉलेजेस में प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए जाते हैं? भाइयों में से कुछ हाथ उठे हैं, बहनों में से कुछ हाथ उठे हैं। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए, थैंक यू। अब आप देख पाए होंगे कि स्कूल के लिए जितने हाथ उठे थे ना, ये अभी जितने हाथ उठे ये उससे 10% भी नहीं है। क्यों ये ऐसा है? तो हम कुछ मुद्दों को जरा देखते हैं। भैया जरा पीपीटी चला दीजिए कि क्यों ये थोड़ा हमारे लिए कठिन है कि हम युवा पीढ़ी तक या कॉलेजेस तक सहयोग को क्यों इतने इफेक्टिवली लेकर नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हां, तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सहयोग एस्टेब्लिश करने में जो कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ये कुछ चैलेंजेस है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, ये बहुत फास्ट है, वो बहुत जल्दी से समझ जाता है आप उनके सामने क्या रखना चाह रहे हैं, पर वो उनकी विशिष्ट परिस्थितियों में थोड़े दिशाहीन है। कोई अलग तरीके से सोचता है, बहुत हार्मोन्स स्ट्रांग चलते रहते हैं उस उम्र में, तो जल्दी से मूड स्विंग्स आते हैं। मूड स्विंग्स जितने जल्दी आते हैं तो दोस्तों की संगत का असर जल्दी होता है। तो ऐसे वल्नरेबल जनरेशन को सहयोग में एस्टेब्लिश करना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है कि ये जो यंग जनरेशन है, इनके पास काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बड़ी स्ट्रांग इंफॉर्मेशन है। माने कई बार हमारा यह अनुभव रहा है कि आप कॉलेज में जाएं, सहयोग के बारे में बताएं, और जैसे ही आप सटल सिस्टम पे आते हैं, चक्र और नारियों के बारे में बोलना शुरू करते हैं, वो तुरंत गूगल पे ढूंढना शुरू करते हैं कि ये जो बता रहे हैं ये इससे मैच हो रहा है या कहीं इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जा सकता है। देन थर्ड, कि इन सब परिस्थितियों को सोच विचार करके हमारे पास में या हमारे सहज परिवार के पास में या हम वॉलेंटियर्स के पास में एक यूनिफॉर्म, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छा खाका हमारे पास में नहीं है कि हम कैसे इस कॉलेज प्रोग्राम को अच्छी तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से और जरा स्पीड से सारे स्टेट्स में एक साथ चला सके। ऐसा कोई खाका हमारे पास में नहीं है। जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं, आपने देखा होगा अभी 4-5 भाइयों ने हाथ खड़े किए, 3-4 बहनों ने हाथ खड़े किए, जो अपनी तैयारी से श्री माता जी की कृपा से अपने बलबूते पर इस प्रोग्राम्स को चला रहे हैं और श्री माता जी का ये संदेश अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में लेकर जा रहे हैं। और भी चैलेंजेस देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमें यदि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पहुंचना है तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का अपना ईयर भर का शेड्यूल होता है, पूरे साल का शेड्यूल होता है। आप प्रिंसिपल से यदि चर्चा करोगे तो वो कहते हैं कि इतना जाम पैक शेड्यूल है कि हम इसमें इन चीजों को अकोमोडेट कर नहीं पाते, और हम जिस तरीके से सहयोग को उनके सामने रखते हैं तो उनको लगता है कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई धार्मिक कार्यक्रम है जिसको हम हमारे शेड्यूल में नहीं बिठा सकते, तो वो वहीं से ना का पाढ़ा लगाना शुरू कर देते हैं। तो पहला कदम हमारा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में क्या होना चाहिए, हम इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। देन दूसरा इंपॉर्टेंट, इसी स्लाइड में आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट यह है कि हमारे इस पहले कदम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर सकता है वो है हमारी कलेक्टिविटी। हम सब लोग जिस जिस कलेक्टिविटी को बिलोंग करते हैं, सारी कलेक्टिविटी में कोई ना कोई भाई या कोई ना कोई बहन जरूर ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं या किसी न किसी कॉलेज के प्राचार्य माने प्रिंसिपल के परिचित हैं, कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, कहीं उनका सोशल ताल्लुक है। तो हमें इन लिंक्स को पहले आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहां जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या सिटी कोऑर्डिनेटर्स लोग बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस एंगल से जरूर सोचना शुरू कीजिए कि कैसे हम कॉलेजेस तक पहुंचे और उसके लिए हमारी कलेक्टिविटी में से हमारे भाई बहन कैसे इस रास्ते की सीढ़ी या सेतु बन सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज अनुमति पत्र या प्रशंसा पत्रों का उचित उपयोग। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? तो जब भी हम कॉलेजेस में जाएं या कॉलेज में परमिशन के लिए जाएं या कॉलेज में प्रोग्राम लेने के लिए जाएं, तो जैसे हम स्कूल में करते हैं कि गांव में या शहरों में हम किसी स्कूल में जाएं तो पॉम्पलेट उठा लेते हैं, हम चले जाते हैं, हेडमास्टर से बात कर लेते हैं, हेडमास्टर ने हाँ कर कह दिया कि आ जाइए भाई, बच्चों के लिए कुछ अच्छा सिखाने वाले हैं, आ जाइए भाई, तो चले गए। माने 3-4 सहयोगी चले गए, अपने अपने तरीके से हेडमास्टर को सहयोग बता दिया, उसने कहा कि ठीक है मेरा
फिजिकल ट्रेनिंग पीटी जिसे हम कहते हैं, वो पीरियड खाली है, आप आ जाइए, सहयोग बता दीजिए, वो भी फ्री हो जाता है और आपको एक सहयोग का प्रोग्राम भी प्रेजेंट करने को मिल जाता है। पर ये कॉलेज में नहीं होता, क्योंकि कॉलेज में सारा ही वातावरण, सारी ही व्यवस्थाएं एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से चलती है। तो हमें भी उतनी ही तैयारी से अपने आप को रखना होगा। जैसे आप श्री माता जी का स्पीच यदि सुनते तो श्री माता जी यदि राजस्थान में या महाराष्ट्र के किसी गांव में सहयोग बताते हैं तो संतों की हिस्ट्री से या संतों से बात करना शुरू करते हैं, वहां के नेचर से बात करना शुरू करते हैं, वहां की जीवन पद्धति से बात करना शुरू करते हैं। पर यदि आपने श्री माता जी के कैक्सटन हॉल वाले स्पीच सुने होंगे या मेडिकल कॉन्फ्रेंस वाली बात सुनी होगी या बीजिंग परिषद में श्री माता जी ने जो बात कही है या आईएएस ऑफिसर्स मीट में श्री माता जी ने जो बात कही है वो सुनी होगी, तो श्री माता जी बिल्कुल उस लेवल से बात करना शुरू करते हैं। तो निश्चित हम योगी जनों को भी उस तैयारी से जाना होगा। तो क्या तैयारी हो सकती है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड। बस ये उदाहरण के तौर पर हम आपके सामने रख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक अनुमति पत्र का खाका हम लोगों ने बनाया है, जो महाराष्ट्र में जितने जितने जिलों में ये कार्यक्रम होता है या महाराष्ट्र से बाहर भी जब जिस किसी स्टेट में या जिस किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई भाई बहन अप्रोच करता है तो हम ये पूरा सेट उनको सौंप देते हैं। इस सेट में क्या है, एक तो एक पहला लेटर है जो प्रिंसिपल साहब को एड्रेस किया गया है और पूरा डिसिप्लिन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया है, जिसमें शुरुआत में सहयोगा ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, श्री माता जी कौन थे, श्री माता जी का परिचय सूक्ष्म में थोड़े से में दिया गया है। देन सहयोग से बच्चों को क्या लाभ हो सकता है, उनके कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट के लिए क्या लाभ हो सकता है, किन किन प्रतिष्ठित संस्थानों में सहयोग का प्रोग्राम अब तक हो चुका है और आपके कॉलेज में यदि हम ये प्रोग्राम करेंगे तो आपके लिए इसके क्या लाभ हो सकते हैं, ये सारा इस प्रोग्राम में बड़े शॉर्ट में लिखा हुआ है। और अंत में लिखा है कि इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको कुछ अलग अरेंजमेंट नहीं करना है, हम आपके क्लासरूम में ही या आपके ऑडिटोरियम में ही ऑडियो विजुअल अरेंजमेंट के साथ में ये प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सारी बात आप मुखारबिंद से उनको बताएंगे तो समझाने में बड़ा कठिन जाएगा, पर आप ऑर्गेनाइज तरीके से एक लेटर उनके हाथ में थमा देंगे या इसको ईमेल फॉर्म में उनको भेज देंगे तो उनको भी लगेगा कि यार ये कोई ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो बड़े ही अच्छे डिसिप्लिन तरीके से हमें अप्रोच कर रही है। और ये जो प्रोग्राम यदि हम अपने इंस्टीट्यूट में करवाते हैं तो ये हमारे इवैल्यूएशन के, कॉलेज के इवैल्यूएशन के काम में आएगा। हम उसको आपके कुछ चित्र भी बताएंगे बाद में कि कैसे वो इवैल्यूएशन के काम में उनके आता है। नेक्स्ट, इस लेटर में क्या लगा हुआ है, हमने एक कोर्स स्ट्रक्चर उनके लिए प्रपोज करा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। यस, एक कोर्स स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है जिसमें सबसे ऊपर है कोर्स का ऑब्जेक्टिव, क्यों हम ये कोर्स आपके कॉलेज में चलाना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव प्रपोज्ड इट एज अ कोर्स। सहयोगा के 6-7 सेशन हम प्रपोज करते हैं जिसको हम एक कोर्स की तरह हम उनको प्रपोज करते हैं। देन उसके आउटकम क्या होंगे, आपके कॉलेज में इसका क्या फायदा होगा, कैसे सिखाया जाएगा, क्या रेफरेंसेस लेकर के सिखाया जाएगा। तो एक दो वेबसाइट्स जो हमारी है जिन पर सहयोग के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जैसे www.सहयोगा है, फ्री ऑनलाइन मेडिटेशन है। देन जो अलग अलग वेबसाइट्स या यूट्यूब चैनल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं उसका रेफरेंस लेते हैं। देन लास्ट में दो स्लाइड्स और आगे चलिएगा, एक सिलेबस ये होता कुछ नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि मैं जो बात बता रहा हूं ये वही है, उसी ट्रेडिशनल तरीके से हम उन्हें सहयोग सिखाने वाले हैं, पर उसको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से हमने उसको मॉडर्नाइज कर दिया ताकि प्रिंसिपल के गले में यह बात उतर जाए कि ये कोई बहुत प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जो कॉलेज में बच्चों के लिए ये सब चलाना चाहते हैं। तो इसको हमने मॉडल तौर पे 12 सेशंस में इसको डिवाइड किया है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम फॉलोअप लेते हैं। पहला इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम, दूसरा बैलेंसिंग, तीसरा चक्रों की जानकारी, चौथा एनर्जी सिस्टम कैसे बैलेंस करना है, पांचवा फुट सोक, छठवां म्यूजिक और सहयोगा, सातवां कलेक्टिव मेडिटेशन के लिए आपको सेंटर पे आना क्यों जरूरी है। ऐसे अलग अलग सेशंस में इसको बांट दिया गया है। अब क्या होता है, हम लोग जब ये कॉलेज में लेके जाते हैं तो प्रिंसिपल कहते हैं कि हम आपको 12 तो नहीं दे सकते पर 5 में एडजस्ट कर देंगे। हम कहते हैं चलिए ठीक, 5 में एडजस्ट कर दीजिए, तो वो 12 को हम सिंक्रोनाइज करके 5 में एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये प्रोग्राम उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये दिखाने के लिए इस पत्र के साथ में कुछ एनेक्शर्स जोड़े जाते हैं जो शायद आपके भी बहुत काम में आएगा। इसके नीचे लीजिएगा भैया, पहला एनेक्शर है, शायद आप सब लोग जानते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि आप सहयोगा परिवार को कि आप देश भर की तमाम टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जाकर के बच्चों को सहयोग सिखा सकते हैं। ये लेटर देखते बराबर कोई भी प्रिंसिपल ना नहीं कहता।
देन लेटर नंबर 2 उसके नीचे भारत के जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने सहयोग का एक शुभ संदेश दिया था जब संस्कृत भाषा में सहयोग का ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ था। ये लेटर साथ में लगा दिया जाता है। देन नेक्स्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इंडिया, उन्होंने एक शुभ संदेश दिया था सहयोग परिवार के नाम से कि आप ये जरूर लीजिए, इससे लोगों की मानसिकता और उनके हेल्थ पर अच्छा फायदा होगा। देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट, नेक्स्ट पत्र दिखाइए। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उन्होंने ये कहा है कि जब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी कोविड में, तो बच्चों को जो बहुत प्रेशर फील होता था कि टीचर सामने नहीं है, समझ लेना है, वैसे ही कर लेना है, उस वक्त बच्चों को उस तनाव से बाहर निकालने के लिए इंस्टीट्यूशंस ने कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस वाले क्लासेस लेने चाहिए, जिसमें मेडिटेशन का भी उन्होंने रेफरेंस दिया है। ये लेटर हम लगा देते हैं। देन इसके बाद 3-4 और लेटर्स साथ में लगे हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय का है, देन IIM इंदौर का है, देन वॉल्चन इंस्टीट्यूट पुणे है। तो ये सारे कुछ लेटर्स जब प्रिंसिपल के सामने रखे जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फाइल, तो वो कहता है यार इतनी तैयारी से ये लोग आए हैं, तो मैं मेरी इंस्टीट्यूट में कैसे इनको ना कर सकता हूं। और जब उस इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम हो जाता है तो हम उनसे एक लेटर ले लेते हैं, ताकि उस लेटर को और किसी कॉलेज में दिखाए, तो फिर वो प्रिंसिपल को लगता है कि मेरे पड़ोस वाले कॉलेज में ये हो गया तो मैं कैसे ना करवाऊं। वो भी रेडी हो जाता है अपने कॉलेज में करवाने के लिए। तो ये जो थोड़ी तकनीकें हैं हमें अपनी चेंज करनी होगी। देन नेक्स्ट वन, कि प्रिंसिपल से चर्चा की पूर्व तैयारी, प्रिंसिपल से एग्जैक्ट क्या बात करनी है। तो जो टीम जिसका मैंने उल्लेख कहा कि नेशनल ट्रस्ट ने पूरी एक टीम बनाई है जो ऑल ओवर इंडिया इस चीज के लिए काम करेगी, उस टीम ने एक पूरा सिलेबस बनाया है। सिलेबस क्या है कि हमारी कलेक्टिविटी को हम इसमें ट्रेन करेंगे। हमारी कलेक्टिविटी में जितने भी भाई बहन चाहते हैं कि यस हम लोग ये सीखना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल से क्या बातचीत करनी है, इस पर हम कुछ चीजें आपसे शेयर करेंगे। जो चीजें आप यदि पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप तैयार हो जाएंगे प्रिंसिपल से बात करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड, कॉलेज में जागृति के मुख्य आयाम। देखिए, कॉलेज में 3 प्रकार से हम लोग सहयोग का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अभी इस दिवाली पूजा के बाद में इस टीम के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश भर में इसी खाके के अंदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सहयोग प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाए। तो 3 मुख्य फॉर्मेट होंगे। सबसे पहला, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। आप सब लोग जानते हैं, आपके बच्चे यदि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो जब एडमिशन के वक्त इंडक्शन प्रोग्राम होता है। इंडक्शन प्रोग्राम में उनको लगते ही हैं ऐसे प्रोग्राम्स कि जो बच्चों के लिए वेलफेयर नेचर के प्रोग्राम हो। तो आप इंडक्शन प्रोग्राम में परमिशन मांगेंगे, आपको बिल्कुल इस तरीके से आप जाएंगे तो आपको परमिशन मिल जाती है। नेक्स्ट, वीकली प्रोग्राम। कुछ कॉलेजेस में यदि आप इंडक्शन प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए तो वो आपका सारा प्रिपरेशन देख करके आपको 1 वीक तक का प्रोग्राम करने की परमिशन दे सकते हैं, ताकि निरंतर प्रोग्राम से बच्चों को 1 वीक तक रेगुलर ध्यान करेंगे तो उन्हें धीरे धीरे वाइब्रेशंस फील होना या थॉटलेस अवेयरनेस आना शुरू हो जाता है, जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। देन MOU, व्हाट इज MOU? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रिस्पेक्टिव कॉलेज और सहयोग सेंटर। तो हमने महाराष्ट्र में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं जहां कॉलेज ने सहयोग सेंटर के साथ में एक दीर्घकालीन MOU बना लिया कि भाई अगले 3 महीने तक या 6 महीने तक आप हमारे कॉलेज में आते रहिए, हफ्ते में 2 बार आते रहिए, हम आपके बच्चे आपको देंगे, हमारा ऑडिटोरियम देंगे, आप इन्हें सहयोग जो सिखाना है वो सिखाइए। एंड दैट इज गोइंग ऑन। मैं बड़े आनंद के साथ आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पूना में एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, जिसमें हमारी इसी टीम की एडवाइजर रश्मि दीदी बच्चों को, बीटेक के बच्चों को वहां सहयोग एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रही है। सो दैट्स अ सब्जेक्ट इन दैट यूनिवर्सिटी। ये किस भरोसे पर हुआ? ये MOU के ही भरोसे पर हुआ। तो इस तरीके से यदि हम दीर्घकालीन MOU उन इंस्टीट्यूशंस के साथ में कर लेते हैं तो उसका हमारी कलेक्टिविटी को फायदा हो सकता है। देन नेक्स्ट जो स्लाइड है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये विषय। नेक्स्ट, यही से आप सबका रोल है। यहां तक तो टीम जो कर सकती है वो मैंने आपको बताया। आप सब लोगों का पार्टिसिपेशन कहां चाहिए? आप सब लोगों का पार्टिसिपेशन यही चाहिए कि ये किसी अकेले का काम नहीं है, ये किसी टीम का काम नहीं है, ये सामूहिकता का काम है, ये सामूहिक कार्य है। तो हम सारे सहयोगी भाई बहनों को इस नई तकनीक को सीखने के लिए थोड़ा सा ब्रॉड माइंड हमें होना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सहयोगी किसी बात को इतना चिपक के बैठते कि नहीं भाई हमने तो बहुत प्रोग्राम कर लिए, अब तो नहीं होता, वो बच्चे आते ही नहीं, तो हमने सोच लिया कि अब प्रोग्राम नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं करिए। ऐसा यदि हमारी माँ ने सोचा होता कि बहुत प्रचार हो गया, अब राजस्थान में या महाराष्ट्र में इसके आगे प्रोग्राम नहीं होंगे, तो हम कैसे सहयोग में आए होते?
तो ऐसा एटीट्यूड किसी काम का नहीं। तो हमें इस नई तकनीक को सीखने के लिए थोड़ा ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा, नए उत्साह के साथ इस प्रोग्राम से जुड़ना पड़ेगा। उसी स्लाइड को दिखाइएगा प्लीज। नए उत्साह के साथ इस प्रोग्राम से जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपके लिए एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जो हाफ डे या वन डे का एक ट्रेनिंग सेशन हो सकता है, जिसमें आपको कैसे बच्चों से अप्रोच करना है, प्रिंसिपल से कैसे अप्रोच करना है, प्रोग्राम्स कैसे चलाने हैं, सेशन कैसे डिलीवर करना है, इस सब चीज में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और आपसे प्रैक्टिस सेशंस भी लिए जाएंगे कि आप इसको सीख लें, आप अपने तैयारी कर लें, और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने गांव में, अपने अपने जिले में आप इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच करके सहयोग बताएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस ट्रेनिंग में आप क्या सीखेंगे, ये 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, परमिशन कैसे लेनी है। मैंने सबसे पहला एस्पेक्ट जो आपसे शेयर किया कि लेटर में क्या लिखा है, प्रिंसिपल से क्या बात करनी है, क्या एनेक्शर्स में लिखा हुआ है, कैसे इसको मेंटेन करेंगे, क्या अप्रोच करेंगे, इन सारे विषयों पर बात होगी। देन प्रोग्राम को कैसे बताएं। हमने जो कहा कि एक 6-7 सेशंस हैं, इन सेशंस को बच्चों के सामने कैसे रखना है, इंजीनियरिंग के बच्चों के सामने कैसे रखना है, फार्मेसी के बच्चों के सामने कैसे रखना है, इंस्टीट्यूशंस के बच्चों के सामने कैसे रखना है, इन सब चीजों को हम सीखेंगे। देन फॉलोअप को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, फॉलोअप कैसे हम करेंगे। देन एज अ टीम हम कैसा करेंगे। अभी ऐसा है कि यदि नागपुर में एक प्रोग्राम हो रहा है और सिर्फ एक अकेला ही व्यक्ति भाग रहा है, वही पब्लिक प्रोग्राम लेगा, वही फॉलोअप लेगा, तो यह काम नहीं हो सकता। तो सारी सामूहिकता ये काम कैसे करें, कैसे टीम को तैयार करें, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये हम जरूर करें। और इस डेटा को, जो इससे सारा डेटा डेवलप होगा, उसको हम कैसे संभालेंगे। इसके पहले चूंकि महिलाओं का एक सेशन हुआ, तो मैं जरूर बताऊं कि हमने एक 4-5 साल पहले श्री माता जी की कृपा में एक वर्कशॉप रखी थी, जिसमें 82 बहनें हमारी ऐसी थी कि जिनने कभी माइक पर बात नहीं करी, कभी किसी सहयोग के प्रोग्राम में बात नहीं करी। पर जब उन्होंने पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन फॉलो किया, अपने उन्होंने प्रैक्टिस सेशंस बनाए, ऑडियो भेजे, वीडियो भेजे, उसमें करेक्शन सजेस्ट किए गए, और जब वो तैयार हो गई तो आज 82 ऐसी बहनें हैं कि जो कभी माइक पर बात करती नहीं थी, और आज वो ऐसी है कि उनको बता दो, ये स्कूल दिखा दो, तो वो स्कूल में जाकर के अपना प्रोग्राम अटेंड करके, प्रोग्राम कंडक्ट करके वापस आ जाती है। सो दैट्स द स्किल कि जो हम सब लोग सामूहिक होकर के ही इन सब कार्य को कर सकते हैं। नाउ द लास्ट स्लाइड, यहां पर जो सभी सम्माननीय स्टेट कोऑर्डिनेटर्स बैठे हैं, या सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स बैठे हैं, सभी एक्टिव वॉलंटियर्स बैठे हैं, युवा शक्ति बैठी हैं, महिला शक्ति बैठी है, आप सबसे मेरी ये विनती है, निवेदन है कि आपके शहर में ये प्रोग्राम शुरू हो, इसके लिए यदि आप इच्छुक हैं तो आप अपने अपने राज्य के लिए, आपके अपने अपने राज्य में एक एक मेंबर, इस टीम का मेंबर करके नियुक्त किया गया है। आपके राजस्थान से भी एक मेंबर है, तो आप जरूर उनसे संपर्क करें। अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने सेंटर के लिए इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था आप कर सकते हैं, ताकि आप इन चीजों को सीख पाएं। इसके नीचे एक स्लाइड मैं आपसे, इसके पहले वाला स्लाइड दिखाइएगा भाई, प्रायर टू दिस, इसके भी पहले देखिए ये क्या है। एक प्रोग्राम रिसेंटली हुआ जिसमें महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरी एंड डेयरी साइंस के ऑल ओवर इंडिया का पूरा कॉन्क्लेव था। फॉर्चुनेटली इट वाज इन नागपुर, और उस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, श्री माता जी की कृपा से वे भी सहयोगी हैं। अब वो मोस्ट ऑफ टाइम्स वो राजस्थान में ही रहे हुए हैं, देन ही केम टू एज अ वाइस चांसलर इन नागपुर यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज। तो हमने विनती उनको करी कि सर आपके यहाँ ये नेशनल कॉन्क्लेव हो रहा है, तो आप हमें परमिशन दे दीजिए, एक 45 मिनट्स का सेशन दे दीजिए, हम लोग करवा लेंगे। फॉर्चुनेटली उस वक्त डॉक्टर मधुर राय और डॉक्टर संदीप राय नागपुर में थे, तो सोने पे सुहागा, ये वर्कशॉप उन्होंने कंडक्ट किया, और उस कॉन्क्लेव में आए हुए ऑल ओवर इंडिया से जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उन सब तक ये मैसेज चला गया है कि कभी ना कभी सहयोगा टीम उनके इंस्टीट्यूट्स में जाकर के उनको अप्रोच करेगी, और ये प्रोग्राम उन्हें उनके बच्चों के लिए इंप्लीमेंट करना है। पर निश्चित कोई एक व्यक्ति जाकर ये नहीं कर सकता, आप ही लोग ये कर सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे देश में जहां जहां वेटरनरी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां हमारे वाइस चांसलर साहब के थ्रू एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करके बच्चों के लिए, युवा बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। ये उस प्रोग्राम का फोटो था। उसके बाद में नेक्स्ट एक फोटो दिखाइएगा, द नेक्स्ट वन। यस, अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में, सॉरी नागपुर में बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां पर पे बच्चों का रियलाइजेशन हुआ। सारे इंजीनियरिंग के बच्चे, ऑल ब्रांचेस, दे आर एंजॉयिंग सहयोगा मेडिटेशन। द नेक्स्ट वन, इसके बाद का दिखाइए। दिस इज फ्रॉम अदर देन महाराष्ट्र।
ये महाराष्ट्र के बाहर के कुछ फोटोग्राफ्स है प्रोग्राम के, जहां से वॉलंटियर्स वहां ये प्रोग्राम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन दिखाइएगा। यस। तो इस तरीके से जब हम सब सहयोगी आपस में चाहेंगे कि भारत का वो 66% जनरेशन जो अभी 35 साल से नीचे है, और उन्हें यदि हम सहयोग में लेकर के आते हैं, तो इस देश में श्री माता जी का जो संदेश है वो पहुंचाना, उसे एस्टैब्लिश करना और इस देश की डेमोग्राफी में सहयोग को एस्टैब्लिश करना बहुत आसान हो जाएगा। इस स्वप्न को हम सामूहिक होकर के जरूर हम इसको अचीव कर पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आप सब लोग इस कार्य में जुटें, इसको सीखें, इसको करें। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम हो, तो आप अपने अपने सम्माननीय स्टेट कोऑर्डिनेटर साहब या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साहब से बात करें और इस वर्कशॉप को जरूर अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करवाएं। इसके भी ऑफलाइन तरीके से भी हो सकता है, ऑनलाइन तरीके से भी हो सकता है, और आप सब लोग इस चीज को सीखें और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तक पहुंच करके सहयोग उनके तक फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। ऑर्गेनाइजर्स ने हमें इस बात की अनुमति दी कि ये बात हम आपके सामने रख सके, इसलिए परम पूजनीय श्री माता जी के बहुत बहुत धन्यवाद और ऑर्गेनाइजिंग टीम के भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की थोड़ी कमी रही इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बढ़िया सेशन लिया है और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है वो डेमोग्राफिक आप के लिए उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से अपनी युवा शक्ति संख्या में ज्यादा है और उसको मॉडर्न तरीके से कैसे लिया जा सकता है काम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। अब हमारा टी ब्रेक रहेगा और पुनः सेशन 6 बजे चालू होगा। उस समय सांस्कृतिक प्रोग्राम, मेहंदी और ये सब चलेंगे। तो अभी जो है सभी 1-2-3 मिनट ध्यान करें और कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। सभी श्री माता जी को नतमस्तक हो प्रणाम करें और कलेक्टिव बंधन ले लें।
check sound check, one check, Lee. Hello. जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो अभी आप जो है टी ब्रेक के लिए जाएं और उसके बाद पुनः 6 बजे यहाँ आना है। 6 बजे से मेहंदी प्रोग्राम और कल्चरल प्रोग्राम चालू हो जाएगा। जय श्री माता। कटेगा नहीं।